Hello, my dear law learners. I know you are very excited for the research memo lecture number 2. So first lecture में हमने पढ़ा था what is the research memo. I'm not going to repeat myself again. You can watch that video. आज हम देखने वाले हैं purpose of memoing इन क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, मेमोइंग का पर्पस क्यों करते हैं, क्यों बनाना है रिसर्च मेमो, क्यों. So the answer to Q, why is here. ठीक है. The primary purpose of memoing is to foster reflexibility. Okay, just let me take my good pen. To reflexibility and analytical thinking. रिफ्लेक्सिविटी एंड एनालिटिकल थिंकिंग को बनाने के लिए क्या है, ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस क्या है, हमारा मेमोइंग किया जाता है. बाय इनकरेजिंग researchers to engage deeply with their studies, reflect on their thoughts, and document their interpretations, memoing transfers raw data into meaningful insights. तो raw data हमारे पास होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या है, मैंगो शेक पीना है, मैंगो शेक. क्या हो गया भाई? अच्छा, तो लॉक करना है हमें. सो इसे लॉक कर देती हूँ. जस्ट सेकेंड, पेन को लॉक कर देंगे तो बार बार हटेगा नहीं यहाँ से. ठीक है, कलर भी चेंज कर लेते हैं, पिंक कलर लेते हैं. सो मैंगो, हमें मैंगो शेक बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, मैंगो चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए एंड मिक्सर चाहिए, राइट. ये सब चीजें चाहिए. सो ये सब चीजें क्या होती है, हमारी रॉ मटेरियल. वैसे ही रिसर्च के लिए हमें क्या है, एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए हमें क्या है, कुछ ना कुछ क्या है चीजें चाहिए होती हैं, जिससे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है रिसर्च पेपर के लिए, रिसर्च मेमो. आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई है, समझ आ गई. यस, वेरी गुड. अब क्या है यहाँ पे, बाय इनकरेजिंग रिसर्चर्स टू डीपली वर्क विद देयर स्टडी. तो यहाँ पे इंगेज करना रिसर्चर्स को कि वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके अपने थॉट्स पे, डॉक्यूमेंट कर सके जो भी उनको लगता है इंटरप्रिटेशंस को, और रो डाटा को मीनिंगफुल इंटेंट में डाल सके, इंस्टेंस में डाल सके. इसलिए क्या है, हम करते हैं मेमोइंग. तीन चीजें और, आर्टिकुलेटिंग एक्सप्रेशंस, फर्स्ट चीज ये है. सेकेंड इज कंसिस्टेंट कंपैरिजन. थर्ड इज transparency and trustworthiness. Up in early stages, memos help researchers articulate initial expressions and tentative proportions before they are fully formed. So, जो for example हम आपने क्या मैंगो शेक में बना रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंगो को स्लाइस करेंगे, राइट. पहले उसे पील करेंगे, देन स्लाइस करेंगे. तो ये जो प्रोसेस होता है वो हम क्या है, सबसे पहले क्या रखते हैं, मेमो में लिखते हैं. देन कांस्टेंट कंपैरिजन, सबसे पहले हमने उसकी पिक ले ली कि भाई हमने क्या किया, मैंगो लिया, उसे क्लीन किया, देन उसे पील किया. ठीक है, फर्स्ट पिक ये ले लिया. सेकेंड पिक फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया उसे स्लाइस करते हुए. थर्ड पिक हमने क्या लिया, उसे मिक्सी में डालते हुए. इस तरीके से क्या होता है, हमारा आर्टिकुलेट होते हैं एक्सप्रेशंस, राइट. वैसे ही हमारा रिसर्च में भी होता है. इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि कंपैरिजन हम कर सकते हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन हम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, एज द रिसर्च स्टडी प्रोग्रेसेस, मेमोइंग फैसिलिटेट्स constant comparison. New data is continuously compared with the previous data and existing interpretations to identify patterns and build coherent narratives. आपने आई गेस आपने कैटरपिलर टू बटरफ्लाई का प्रोसेस देखा होगा. कैटरपिलर टू बटरफ्लाई का प्रोसेस देखा होगा. आई मेक श्योर कि आपने पिक्चर्स में तो एटलीस्ट देखा होगा. अब ये जो कैटरपिलर टू बटरफ्लाई का प्रोसेस है, ये चीज को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करने के लिए, कॉन्स्टेंटली क्या है, वॉच करने के लिए, राइट. सेम ऐसे प्रोसेस को कॉन्स्टेंटली होते हुए देखने के लिए हम रिसर्च में क्या है, मेमो बनाते हैं, रिसर्च मेमो बनाते हैं. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज ट्रस्ट वर्थीनेस,
transparency and trustworthiness. Memos provide a detailed record of the analytical journey, enabling others to trace the development of the thinkers, researchers' thinking and understand rationale behind their conclusions. For example, मैं कह दूं कि जो अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें, मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्लेम करती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रधान जी को हटा के कौन आ गए? प्रहलाद जी आ गए जी, प्रहलाद जी आ गए। ठीक है, ठीक है, वो मतलब आई डोंट फील पर्सनली फील कि भाई इनमें कुछ दम है, और ना बीए पास है, सिर्फ आरएसएस में ये इन्होंने किया है। तो ये सब चीजें प्रहलाद जी के बारे में है। प्रधान जी के बारे में तो इनका अभी तक फिलहाल बैंक बैलेंस की बात चल रही है कि बहुत पैसा है बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी की बात है। ओ हो क्या, तो ये मैं कंक्लूजन पे कैसे आई, क्या देखा मैंने, क्या उसका मेरे पॉइंट्स क्या थे, थिंकिंग कैसे डेवलप हुई, तो वही चीज हमें क्या है मेमो में देखने को मिलती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को पर्सनली मत लेना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं मेमोइंग क्या करती है, डिटेल रिकॉर्ड होता है ऑफ एनालिटिकल जर्नी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरों को भी हमें देखने को पता है कि भाई मैंने पूरी स्टोरी लिख दी, मेरी लाइफ स्टोरी में बचपन से ऐसी थी, अब वैसी हूँ। ठीक है, तो वो चीज को ट्रैक करना दूसरों के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो दूसरे भी ये डेवलपमेंट ऑफ रिसर्चर्स थिंकिंग देख सकते हैं और रैशनल बिहाइंड देयर कंक्लूजन भी देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्टवर्थीनेस। आई होप ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं हमारे मेमोइंग के आपको समझ आया, क्यों हम मेमो बनाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोइंग। सो फर्स्ट इज आर्टिकुलेशन ऑफ expression, second is constant comparison, third is transparency and trustworthiness. I hope this is clear. Now what should be included in research memo? So क्या क्या रिसर्च मेमो में हमारे होना चाहिए? सो आप मेकिंग श्योर कि लेके स्लाइड में इसी लेक्चर में कवर कर दूं, लेक्चर नंबर 3 इसके लिए स्पेशल ना बने। क्या है, ऑल द मेमो कंटेंट्स आर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। किस चीज पे वेरी कर सकते हैं मेमो? रिसर्च कॉन्टेक्स्ट पे एंड रिसर्चर्स प्रेफरेंस। द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर टिपिकली इंक्लूडेड। तो ये एलिमेंट्स टिपिकली इंक्लूडेड किए जाते हैं, मतलब आमतौर पे ऐसा ही होता है जनरली। Think of these are guiding components rather than rigid requirements. तो rigid requirement की तरह as a guiding हम components इसे देख सकते हैं। So first is date and identifier. A date and a title or code, example subject line to facilitate easy revital, often referring to the specific data source or theme. So that is, एक तो डेट होनी चाहिए प्लस उसमें टाइटल या फिर कोड का नाम होना चाहिए। सेकंड इज समरी ऑफ डाटा, अ ब्रीफ समरी ऑफ रिलेवेंट डाटा। डाटा की क्या होती है, समरी होती है, प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट टू द रिसर्चर्स रिफ्लेक्शन एंड इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होगा, डेट होगा, एंड देन क्या होगा, टाइटल का आइडेंटिफायर होगा। देन थर्ड इज रिफ्लेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस। क्या होता है ये? The main body, initial expressions, emerging patterns, tentative propositions, theoretical insights or questions, right? Write freely without worrying about style or cognizance at this stage. तो यहाँ पे क्या है, हम freely लिखते हैं, ठीक है, फ्री हैंड होके लिखते हैं। Now fourth is connecting to other members से भी कनेक्ट करना। Note where reflections relate to contradict other memos or data resources, facilitating the constant comparison process. तो यहाँ पे constant comparison भी हम क्या है, कनेक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे peers क्या कर रहे हैं, राइट? तो वही कंपैरिजन यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेप इज plans for further data collection के लिए further plan, areas of deeper analysis और strategies for validating interpretations। validating अपने इंटरप्रिटेशन को और सपोर्ट में उसके कुछ ना कुछ हम डालते हैं स्टेटमेंट, so that is strategies for validating interpretations. So these are very small steps
क्या होता है हमारे इसमें, दोबारा देखेंगे। डेट एंड आइडेंटिफायर होता है, देन समरी ऑफ डाटा होता है, देन रिफ्लेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस होती हैं, एंड देन हमारे पास क्या रहता है, कनेक्शंस टू अदर मेमोज, राइट। सो ये हमारे पास मेन स्टेप्स रहते हैं, 5 स्टेप्स रहते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, आई मेक श्योर कि ज्यादा वीडियोस लंबी ना हो, ठीक है। सो दिस इज ओनली 10 मिनट्स वीडियो लेक्चर, सो आई होप ये चीज आप देख सकते हो, है ना, रेदर देन 2 घंटे का प्रॉपर क्लास। सो यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट अ मेमो फॉर योर स्टडीज। आई होप आप लेक्चर नंबर 3 का वेट करेंगे एंड आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लॉ लैब। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।